में उलझ गए कि भाई उधर परिवारवाद है, हमारे यहाँ एक साधारण सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो खुद ही एक काम कार्यकर्ता हूं पार्टी में, ये मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पार्टी के लिए। कैसे देखते हैं इसको आप? जनता पार्टी जो है वो किसी भी मौके को जो वहां से वो कोई ड्रॉ कर सकती है, एक मैसेज दे सकती है या एक लाभ ले सकती है, जो कि राजनीतिक तौर पर हर पार्टी करना चाहती है, उसको वो बहुत भरपूर तरीके से या बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि विपक्ष के लोग आलोचना भी करते हैं इवेंट मैनेजमेंट वगैरह की, जो कि अपने आप में कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि देखिए, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। उसके लिए अगर कोई आयोजन अच्छे से किया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? या आप कोई भी जो आयोजन है, इवेंट का मतलब क्या हुआ? कोई कार्यक्रम। और आयोजन मैनेजमेंट का मतलब उसका प्रबंधन, कि वो इस तरीके से हो कि उसमें अधिक से अधिक मैसेज कन्वे हो। तो और आज की राजनीति में ये चीजें जरूरी हैं। तो और इसमें कोई दो राय नहीं कि 45 साल की आयु में, चूंकि राजनीति की दृष्टि से बहुत छोटी आयु है, बल्कि राहुल गांधी से भी उम्र कम हो गई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिनको हम युवा नेता मानते हैं। तो आप समझते ही हैं कि राजनीति में जो युवा की परिभाषा है वो अलग है। और रिटायरमेंट की तो खैर कोई एज है ही नहीं, वो तो अब सिद्ध ही हो रहा है सभी जगह। तो चाहे आप पूरी दुनिया में देख लेंगे तो भी, तो अमेरिका के चुनाव में ये मुद्दा रहा, हमारे यहाँ 75 वाला कई बार मुद्दा रहा, और उसमें और तमाम कई दुनिया के देश ऐसे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक युवा नेता बनाया, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि वो जो चयन हुआ, जितने नाम चल रहे थे उनमें से वो नाम नहीं था। वो परिचित जो नाम थे, चाहे वो भूपेंद्र यादव का हो, खट्टर साहब का हो, तमाम नाम आपको पता है उस समय पर चल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, दुनिया भर के नाम। और उन्होंने एक एकदम नया नाम लाए, वो बिहार से। बिहार एक बड़ा राज्य है, नॉर्दर्न उसमें भारत में हिंदी भाषी प्रदेश है। और वहां से उन्होंने लाए, और वहां से आपने देखा है कि अभी चुनाव में भी बहुत बड़ी जीत मिली। और वहां से एलाइज भी हैं। आज आपने अगर एक चीज देखी हो जो बड़ी गौर करने वाली है, वो ये है कि मोदी जी ने आज ये भी कहा है, जो कि बड़ी नई बात है एक तरह से, कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं देखेंगे, एनडीए के साथ भी समन्वय देखेंगे। तो एनडीए के साथ कौन है दो लोग? ये तो चंद्रबाबू नायडू और या नीतीश कुमार, जो दो बड़े लोग हैं, वही तो हैं। और उनमें भी सबसे ज्यादा आशंकाएं नीतीश कुमार को लेकर रहती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ या कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। तो इसलिए उन्होंने ये भी इशारों में बात की। तो मोदी जी बहुत ही इसमें कोई हमें मानना नहीं चाहिए कि एज कम्युनिकेटर वो सफल हैं। बाकी देखिए, होता सब प्रतीकात्मकता ही है। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं गुरमीत जी, ये प्रतीकात्मकता भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद से आपको लग रहा है, या वाकई में अब व्यक्ति केंद्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी में भी चीजें होने लगी हैं, या नितिन नवीन को वाकई में उनके टैलेंट के जरिए चुना गया है? कैसे इसको देखिए, चुनाव तो जब होता है तब तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी व्यक्ति के चेहरे पे या ज्यादातर जगहों पर आपको मालूम है घोषित करके ही चुनाव लड़ती है। अगर हम वैसे देखें तो असली बात है, मोदी जी ने भी आज बार बार ये क्लियर किया है, जो सही भी है, कि पार्टी में वो मेरे बॉस है ना। सरकार में तो बॉस जो है वो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख भले राष्ट्रपति हो, लेकिन ये सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति को चुनने में भी प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, भले वो उनको शपथ दिलाते हैं। तो वो एक सिस्टम हमारे यहाँ है। और बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे कि हमारे यहाँ एक तरह से, वैसे तो संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन जाने अनजाने जो जैसे राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली होती है कई जगहों पर, वैसे सा सिस्टम डेवलप होता जा रहा है सभी दलों में भी। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने एक युवा अध्यक्ष बनाया, एक ऐसा अध्यक्ष बनाया जिसका नाम से बहुत सारे लोग, मैं अगर ईमानदारी से कहूँ, हालांकि वो 4 बार एमएलए रहे, उनके पिताजी भी एमएलए रहे, पुराने नेता हैं, बिहार के मंत्री भी रहे हैं बिहार में, आप जानते हैं। लेकिन हम लोग इस तरफ नॉर्थ में या उससे बाहर बहुत ज्यादा वो उनसे परिचित नहीं थे। तो वो जो एक सरप्राइज एलिमेंट मोदी जी की खूबी रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा या आप उसको रिलेट कर सकते हैं। जब मोदी जी चंडीगढ़ के प्रभारी थे तो हम लोग यहाँ कवर किया करते थे। और पहला चुनाव जो चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ था, वो 1996 में हुआ था, जो मोदी जी ने एज प्रभारी करवाया था। जब वो गुजरात से, आप जानते हैं, जब उनको हटाया गया तो सबसे पहले वो चंडीगढ़ ही आए थे एज राष्ट्रीय सचिव जी। उस चुनाव में हम लोग अभी नए नए थे और कवरेज करते थे। तो वहां पर उनकी क्या स्टाइल थी कि जैसे मान लीजिए 10 नेताओं को उन्होंने एक जगह पे बुला लिया, सपोज सेक्टर 33 में इनका ऑफिस था, लास्ट मिनट में फिर वो कहेंगे कि हम मीटिंग कहीं और करेंगे। उन 10 लोगों को भी ये समय नहीं मिलता था कि वो अपने समर्थकों को बता पाए
कि मीटिंग यहाँ पे हो रही है, अगर 1 घंटे में कोई फेवरेबल बात ना आए तो आके शोर मचाना या ये सब करना, जो राजनीति में आप जानते हैं होता है। जी जी जी। तो वो जो सरप्राइज एलिमेंट है, वो चाहे गुजरात की चीफ मिनिस्टर बदलने की बात हो, जब बीच में आपको पता पूरी सरकार बदली थी पहले हो, या टिकटों के मामला हो, और तमाम मंत्रालयों का आवंटन हो, है ना, जिस तरह से उन्होंने मंत्री, वो हर चीज में उनको एक वो एलिमेंट रहता है। तो इसमें कोई मानने में हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। कम से कम मुझे तो बिल्कुल ऐसा आभास नहीं था कि बिहार से कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। और उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते समय ही खैर वो तय हो गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होंगे, क्योंकि नड्डा जी एक बड़ा कार्यकाल पूरा कर चुके थे और फिर वो मंत्री भी थे केंद्र में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को अपनी तरीके से कन्वे करने की कोशिश की। और जो एक बीजेपी का वो है कि भाई पहले एक दलित राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई, बैकवर्ड्स को जो है आप जानते हैं कि मंत्रियों की संख्या में उन्होंने उस बात को कैश किया या उस बात को कन्वे किया। और अब एक जो परंपरागत वोट बैंक माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वहां से अध्यक्ष का चयन किया। तो कई इसमें अर्थ निकाले जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अपनी तरफ से उस चीज को इस तरह से पैकेजिंग करना, इसमें आज की राजनीति में ये जो शब्दों से हम लोगों को कई बार बहुत गुरेज हो जाता है कि पैकेजिंग या नेटवर्किंग, एज इफ कि ये कोई नेगेटिव शब्द हो। भाई नेगेटिव नहीं है। आप जनता के सामने अगर अच्छी पैकेजिंग के साथ जाएंगे, अगर आप लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, आप जो है वो बात को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएंगे, और फिर आप कहें कि हमारे आदर्श बहुत ऊंचे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। आदर्श तो आप गुरमीत जी आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो संदेश देने की कोशिश थी वो नितिन नवीन के जरिए कर दी गई है। मलकानिया साहब, कैसे नितिन नवीन में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? गुरमीत जी, कुछ अंतर दिखता है क्या दोनों में? देखिए, सबको पता है, उनको भी पता है, जो आपको बता रहे हैं उनको मेरे से ज्यादा पता है कि किसकी चलती है, कौन हाईकमान है। और ठीक है, कुछ पार्टियों में कलेक्टिव तरह से भी फैसले होते हैं, अगर आप प्रदेश की बात करोगे। बट 4-5 नेताओं की, एक नेता का एक छत्र चलती हो, ऐसा तो नहीं है। टिकटों में बंटवारे में आपने देखा ही था, एक की ज्यादा चली, कुछ की कम चली, लेकिन कई सीटें कटी हुई जो ताकतवर नेता थे उनकी। तो प्रदेश की तो ये बात है। और राष्ट्रीय स्तर पर तो किसी तरह की कोई दुविधा है ही नहीं। बहुत सारे काम हैं जो अपने अपने स्तर पे होते हैं, लेकिन अगर लास्ट वर्ड की बात कहीं अटकेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लास्ट वर्ड कहीं आएगा तो वो बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का होगा। देखिए, हर फैसले में तो विवाद होते भी नहीं, वो तो हो ही जाते थे। लेकिन अगर ये हो कि भाई ये करना है या वो करना, तो लास्ट वर्ड जो अगर आएगा वो निश्चित ही, बीजेपी में भी एक नेता है और वो सबको मालूम है, और जो कांग्रेस है उसमें भी अब वो नेता, उनमें आप सोनिया जी का भी नाम जोड़ लें, अगर जोड़ना चाहें तो, मतलब वो एक जिस तरह से वही अगेन परिवार वाली बात आ जाती है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क केवल इतना है कि जो शीर्ष स्तर पे कई, देखिए बीजेपी में भी बहुत सारे नेता वैसे हैं जिनके पुत्र राजनीति में हैं, चुनाव तो कांग्रेस गिनाती भी है जब वो लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक परंपरा रही, अब वो संयोग भी हो सकता है, उनकी मेहनत भी है, उसको कोई, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बलिदान भी दिए गए। दो जो गांधी परिवार से इंदिरा गांधी जी और फिर राजीव गांधी जी, 2 लोगों की तो हत्याएं ही हुई आतंकवादियों के द्वारा, मतलब पहले, और उसके बाद राजीव गांधी की तो, और इंदिरा गांधी की तो प्रधानमंत्री रहते हुए, तो वो सब है। लेकिन ऐसी एक जो फिर भी एक जो क्रम दिखता है वो बीजेपी में नहीं है। इसलिए बीजेपी उसको, क्योंकि जो शीर्ष स्तर है, अब शीर्ष स्तर पे आप देखिए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, और वो उनकी बेटी थी और फिर वो आगे उनके बेटे थे। तो वैसा क्योंकि शीर्ष स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखा या ऐसा उदाहरण नहीं आया। और 2 प्रधानमंत्री तो हमारे वैसे ही अनमैरिड थे, मतलब वाजपेयी जी की भी संतान नहीं थी और मोदी जी भी उस रास्ते पर आगे चले नहीं, थोड़ा सा चले, उसके बाद आपको पता है वो एक विषय रहा अलग। तो वो उन्होंने भी एक तरह से परिवार नहीं मानते और सबसे परिवार बोलते हैं, तो उसमें वो चीज आगे आ नहीं सकती उस दृष्टि से। अब वैसे तो राहुल गांधी जी भी अभी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, शायद वो आगे उस पे, इस चीज पे जो आरोप लगता है कांग्रेस पे, उसको रोकना चाह रहे होंगे। लेकिन ये एक निर्विवादित सत्य है कि जब शीर्ष पद पर, यानी देश में प्रधानमंत्री जो संसदीय लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च पद है, उसमें क्योंकि वहां पर 3 लोग एक परिवार से हुए और एक लंबा समय, आप जानते हैं नेहरू जी बहुत लंबे समय प्रधानमंत्री रहे हैं, शुरू में 15 साल, और फिर इंदिरा जी भी रही है, राजीव जी तो थोड़ा समय ही रहे, यानी एक ही टेन्योर उनको मिला 84 से 79 का, और फिर दुखद उनकी हत्या हुई, जानते ही आप तमिलनाडु में। तो
वो उसकी वजह से उनको तो दूसरा टेंडर नहीं मिला, तो उस वजह से बीजेपी का इसमें पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है जब परिवारवाद की बात होती है। वैसे अगर आप गिनाएंगे तो फिर तो बहुत सारे बीजेपी के भी नेता हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो या अपने इधर से प्रेम कुमार धूमल जी हो या और तमाम है, उनके भी लोग कोई फडणवीस। विधायक मंत्री देवेंद्र फडणवीस, बहुत बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो इसलिए बहुत अब तो है। पार्टियों में वैसे भी अब तो कई बार तो आपको ध्यान लगाना पड़ता है। अभी जैसे मोर साहब, कैप्टन साहब का जिक्र कर रहे थे, अचानक से मेरे को लगा कि एक बार चेक तो कर लें कि किस पार्टी में बीच बीच में कुछ ऐसी बात भी चलती रहती है कुछ ना कुछ। तो और बहुत सारे और नेता हैं जो आपको मालूम है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इतने बड़े नेता कांग्रेस के, बीजेपी में चले ही गए थे फिर वापस आ गए। तो आजकल तो बोलते तो भी थोड़ा सा आदमी दो बार झटके में सोचना पड़ता है कि कौन किस पार्टी में आजकल। और उसमें ज्यादा आवाजाही जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में हो गई है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है और बीजेपी 15 साल या 10 साल 11 साल से सत्ता में है। तो बहुत बड़े बड़े नेता जिनके बड़े बड़े परिवार थे, जिन पे आरोप लगते थे, उदाहरण के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उदाहरण के लिए इस तरह से और तमाम नेता, आप जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, उधर मेरा ख्याल अब वो महाराष्ट्र वाले भी चले गए। तो क्या नाम है उनका, सचिन तो नहीं गए, वो जो मिलिंद देवरा, अगर मैं तो ऐसे आजकल तो मैंने बताया कोई ऐसे खास फर्क रह नहीं गया। और हाईकमान में भी सबको पता है, लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया आपको एक कारण की जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा पलड़ा अपने इस परिवारवाद वाले मामले में वो रहता है। और उसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि आरएसएस से जो है ना जी, जो वर्कर का सिस्टम है, आपने देखा होगा शाखाओं से और फिर आगे, और ये प्रभारी, और उनका एक पूरा अलग ढांचा ही अलग है। कई कई क्रॉस चेक उसमें है। तो उसमें से वो पार्टी में लोग आते हैं कई, और उसमें से फिर वो कई साधारण वर्कर भी आते हैं। आपने देखा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ऐसे बन गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत बन गए थे, किसी को नाम ही नहीं पता था, और प्रचार भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, बहुत सारे लोग। तो वो एक उनका थोड़ा सिस्टम अलग है, इसकी वजह से वो है। लेकिन एंड में आके तो फिर वो एक शीर्ष पे जब आदमी पहुंच जाता है, तो वहां तो फिर वही बात है कि वो तो फिर वो लोग या उनके आसपास, अब देखिए हम कितना भी कह लें, सेंट्रलाइजेशन जो होता है ना, वो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जो प्रधानमंत्री भी अगर हैं तो उनकी एक टीम तो है ही ना साथ में, जी जी जी, जो उन्हें एडवाइस करती है, चाहे वो अधिकारियों की हो या और लोगों की। तो ये राजनीति का एक पार्ट है। इस पे मुझे नहीं लगता हमें बहुत कोई छाती पीटने वाली कोई या स्यापा करने वाली कोई बात है। ठीक है, ये राजनीति अल्टीमेटली हमें डिलीवर क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट वो उस पर देखना चाहिए। मलकानिया साहब, बिल्कुल एक फाइनल